अरे भाई, चाय बनाने में और कितनी देर लगेगी? मुझे और दिवाकर को टाइम से चक्कर छोड़ने भी जाना है। बाहर ठेला कब से लोडिंग खड़ा है। तभी रसोई में से बबीता जवाब देती है, जी बस बनने वाली है जेठ जी। बबीता ऐसा करो, फटाफट से चीनी पत्ती खौला कर दे दो। अगर टाइम से गोदाम में टाइल नहीं पहुंचा तो वो कंजूस मक्खी चूस सेठ दोनों भाइयों की दिहाड़ी मार लेगा। बबीता जैसी पुड़िया खोलती है तो चीनी सिलकर पिघल चुकी थी और चींटी तैर रही थी। आज फिर पूरे 10 रुपए की चीनी खराब हो गई और इतनी काली काली चींटी आटे के डिब्बे पर लग रही है। धूप दिखाना पड़ेगा डिब्बे को। ये तो हर दूसरे दिन का मसला बन गया। हमारी रसोई में एक भी ढंग का चीज सामान नहीं है, न बर्तन है, न तेल मसाले रखने के लिए जार और डिब्बे हैं। पता है, कल मैं अपनी पड़ोसन है ना, उसकी घर बर्तन लौटाने गई थी। उसने रसोई की सारी चीज इतनी अच्छी तरीके से सेट कर रखी है कि खाना बनाने में मन लग जाए। और एक हमारी रसोई है, कितना भी समेट लो बिखरी रहती है। कितनी बार अपने पतियों को भी तो बोल लिया कि स्टील नहीं तो प्लास्टिक के डिब्बे खरीद कर ला दो, कम से कम दाल तेल मसाले का नुकसान तो नहीं होगा। ऐसे खुली पुड़ियों में रख कर, ऊपर से इस मकान की छत दीवार रसोई भी इतनी कमजोर है कि गर्मी में दिन भर तपता रहता है। गर्मी पसीने से बेहालत बेचारी पांचों आपस में बातचीत करके दुखड़ा बांटती हैं। तभी दिवाकर खिंचे मिजाज में, अरे आज की तारीख में चाय मिल जाएगी या हम जाएं? जी बस लाई, ये लीजिए। दोनों भाइयों के जाने के बाद चौथी बहू रीवा आकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बना दे? अभी रात की 5-6 रोटी पड़ी हुई है। तो फिर ऐसा कर रहने दे रीवा बहू, पहले वो 5-6 रोटी सद जाए, 12 के बाद दोपहर में गरम गरम दाल चावल चोखा बना देना। ठीक है माँ जी, तब तक हम नदी पर से नहाना धोना निपटा आते हैं। धोने वाले कपड़े की बहुत ज्यादा हो गई है। 5 बहू धोने वाले कपड़ों की मोटरी जूठे बर्तन लेके नदी पर जाने लगती हैं। वहीं भीषण गर्मी से दोनों बच्चे कशिश और प्रज्वल खुश होते हुए, माँ चाची चलो जल्दी से नदी पर चलते हैं, फिर नदी के ठंडे ठंडे पानी में चंपा को छपा के नहाएंगे। दादी मैं आपके लिए मटके में नदी से ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी भर कर लाऊंगी, फिर आप अपने हाथों का स्वादिष्ट सत्तू बनाकर पिलाओगी ना? हाँ मेरी लाडली पोती, बनाकर पिलाऊंगी सत्तू। जलती धूप गर्मी में पांचों अपने बाल बच्चों समेत निकल जाती हैं। बाप रे बाप, आज तो गर्मी का तापमान कल से भी ज्यादा है। जमीन तो लावे की तरह खौल रही है, ऊपर से ये गरम गरम लू मुंह पर थपेड़े जैसी लग रही है। गोदावरी का परिवार जिस किराए के मकान में रह रहे थे, वहाँ पानी की सुविधा न होने के चलते घरेलू काम के लिए नदी का आश्रय था, जो कि घर से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता था, जिससे कई बार तो कड़कड़ाती गर्मी से सबके पैरों में छाले पड़ जाते। कुछ देर में सब नदी पर पहुंचती हैं, जहाँ कल कल शुद्ध स्वच्छ ठंडा पानी बह रहा था। बबीता किरण नदी में पैर करके बैठ जाती हैं। इतनी भयंकर गर्मी में इस नदी का पानी बर्फ के जितना ठंडा। काश हमारा घर इस नदी किनारे होता, तब तो सोने पर सुहागा हो जाता। इस नदी के ठंडे पानी में थोड़ी देर पैर डालकर नहीं तो थकान उतर गई। उस किराए के मकान से तो इस नदी किनारे कुटिया डालकर रहना लाख भला होगा। किरण बबीता की नदी किनारे घर बसाने की बात को सुनकर शीतल उनसे कहती है, हाँ मगर नदी किनारे घर बसाना इतना भी आसान नहीं होता। ये शांत दिखने वाली नदी में कब प्रलय आ जाए किसी को नहीं पता। समय बर्बाद करने से अच्छा है कपड़े बर्तन धो लेते हैं। नुपुर किरण बर्तन मांजने में जुट जाती हैं, वहीं बबीता शीतल रेवा पटक पटक कर कपड़े धोती हैं। इस नदी का पानी इतना साफ सुथरा है कि कपड़ों में से आसानी से मैल उतर जाती, बार बार साबुन घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि हमारा परिवार इसी नदी में कपड़े धोना नहाना करता है, फिर भी इस नदी का पानी खारा नहीं होता। वो इसलिए देवरानी जी क्योंकि नदी का पानी अपने आप पुनर्चक्रण हो जाता है। नुपुर तुमसे इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई? एक तो हमारा घर नदी से कोसों दूर है, साबुन लेने कौन जाएगा? तभी नुपुर नदी किनारे की ठंडी ठंडी मिट्टी देखती है, जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। किरण जब देखो इतना हाई वोल्टेज में क्यों रहती हो? जरा इस नदी किनारे की मिट्टी को तो देखो, मैं इस मिट्टी से बर्तन मांज कर देती हूँ, तुम खंगाल लो। और अगर इस मिट्टी से बर्तन साफ नहीं हुए तो माँ जी से डांट भी तुम ही खाना। तब मंझली बहू मिट्टी से थालियां मांज के देती है। जैसे ही किरण बर्तन खंगालती है, थाली हीरे की तरह चमकने लगती है। अरे वाह नुपुर, तुम्हारा जुगाड़ तो बड़ा धांसू है। बर्तन तो शीशे की तरह निखर गए हैं, इंसान मुंह देख ले। फिर पांचों नदी के ठंडे पानी में स्नान करती हैं। तभी नदी पर तैरती हुई वो हरी बेल देखती है। ये देखो नदी के जलीय सतह पर किस चीज की बेल है? बबीता उस बेल को थोड़े गौर से देख कर कहती है, ये तो कमल ककड़ी की बेल है। जरूर नदी के निचले हिस्से में कमल ककड़ी उगा होगा, तो आज हमारी सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा बोलकर बबीता नदी के अंदर डुबकी लगाती है, जहाँ कमल ककड़ी लटकी हुई थी। तभी उसे पानी के अंदर बहुत ही दूरी में काफी सारी जड़ें फैली दिखती हैं। बबीता जल्दी से नदी से बाहर आ जाओ, देखो मौसम का संतुलन खराब हो रहा है। पांचों नदी से कमल ककड़ी तोड़कर नहा धोकर घर आकर रसोई में खाना बनाने में जुट जाती हैं। तुम चारों को पता है मैंने नदी के अंदर बहुत ही दूर में जड़ें फैली देखी है, जो विशाल पेड़ की हैं। पर देवरानी जी तुम्हें मालूम है ना कि वो नदी कितनी गहरी है? उतनी गहरी नदी में पेड़ होना संभव ही नहीं। पांचों कमल ककड़ी की स्वादिष्ट सब्जी रोटी बनाकर सबको परोसती हैं। तभी सुरेश खुशबू लेकर
क्या बात है, आज खाने में मीट बनाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं जी, आज हमने कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है मीट का मसाला डालकर। एक पल के लिए इस कमल ककड़ी की सब्जी को देखकर मैं धोखा खा गया था कि मीट का पीस है। पांचों बहुएं परिवार वालों को खाना खिला रही होती, तभी मकान मालिक दरवाजे पर धमक जाता है। अरे ओ दिवाकर, लखन, सुरेश, मोहन, मोहन, सोहन, निकलो बाहर। जब देखो ये नाच पीटा करम जला मकानदार मेरे बेटों के खाने के टाइम ही आ जाता है, चैन से उन्हें रोटी भी नहीं खाने देता। माँ तुम परेशान मत हो, हम जाकर बात करते हैं। अरे पांचों अपनी बेबी के पल्लू में छिप गए हो क्या? निकलो बाहर। सेठ, तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो दरवाजे पर जाकर किसी भी वक्त चिल्लाना चालू कर देते हो। हमारा परिवार गरीब है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? अरे ज्यादा रंगदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने से बोल रहा हूँ मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। मुझे तुड़वा कर बनाना है। गाली बात खाकर भी खाली नहीं करते। सेठ इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? किराया देना है तो कहीं भी रहना है, देख लेंगे मकान। अरे जल्दी करो, 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली मिलना चाहिए। मकानदार धमका कर चला जाता है। पूरा परिवार तगड़ी गर्मी में खा पी कर सो जाता है। वहीं इस बीच बहुएं नदी पर काम करने जाती हैं, जहां कपड़े धोते हुए बबीता से कपड़ा बह जाता है। भगवान जी, माँ जी की सूती वाली साड़ी इस पानी के बहाव में बह गई, लेकर आती हूँ। बबीता नदी में तैरकर आगे जाती है, जहाँ इतने गहरे पानी में भी उस जगह की जमीन सूखी सतह वाली थी, जहाँ एक विशाल पेड़ भी था। ये क्या भला है? इतनी गहरी नदी के बीच में पेड़ और सूखी जमीन। यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ की जमीन भी दलदली है। क्यों ना हम अपना घर यहीं बना ले। बबीता वापस नदी किनारे आकर बाकी चारों को बताती है और अब पांचों अपनी सास और पतियों को सलाह करती हैं। पर नदी के बीचों बीच घर बनाना जोखिम भरा होगा। दिवाकर जी, नदी के अंदर की जमीन काफी बड़ी है, हम सब मिलजुल कर घर तैयार कर लेंगे। बड़ी बहू उचित कह रही है, और अभी हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। इस भयंकर गर्मी में नदी ही ठंडक भरी जगह है। अगले ही दिन पूरा गरीब ससुराल बहू के साथ नदी किनारे उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पांचों भाई लकड़ी की कटाई में लग जाते हैं और बहुएं सफाई में लगती हैं। लगता है इस नदी का पानी विशाल उछलने पर है, इस जगह तक पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर काई जमी है, इसको साफ कर देते हैं वरना फिसल सकते हैं। पांचों भाई बांस की लकड़ी में काफी सारी लकड़ियां काटकर लाकर तैरता हुआ घर बनाते हैं, जो कि 2 दिन में तैयार हो जाता है। खुश पापा, पापा आपने ये पानी पर तैरता घर बहुत सुंदर बनाया है। मैं तो कल बड़ी मजे से सोया। सच में कल तो इस तैरते बांस घर में इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि चैन की नींद पड़ गई। इस नदी वाले घर में बड़ी राहत है। जिस प्रकार आप भाइयों ने ये घर तैयार किया, हमारे लिए एक रसोई बना दीजिए। जब भी खाना बनाते हुए लहर उछल कर आती है तो चूल्हा राशन सब भीग जाता है, आंच भी नहीं पकड़ती हवा से। तभी शीतल उस ठोस पेड़ को देखती है जिससे उसे जुगाड़ आता है। वैसे हम चाहें तो इस पेड़ के तने को खोखला करके रसोई निकाल सकती है। पेड़ की जड़ वाली सतह जमीन से जुड़ी होने की वजह से ठंडक भरी होती है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। सबको शीतल का पेड़ के जड़ में रसोई बनाने का विचार काफी पसंद आता है और अब सब तने को खोखला करने में जुट जाते हैं। वहीं पेड़ रसोई के बाहर बांस से ठोस सतह बना देते हैं ताकि सुलभता से नदी के पानी से सब्जी धो सकें। अगले दिन बहुएं नदी किनारे पेड़ रसोई में खाना बनाती हैं। आज तो नदी किनारे कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। मैंने साग काट दिया है। फिर 2 बहुएं साग धोती हैं। वहीं पेड़ के अंदरूनी भाग में बने चूल्हे पर शीतल रोटियां सेककर सबको केले के पत्तल पर परोस कर खिलाती है। वहीं नदी के अंदर उपजाऊ जमीन में बेल वाली सब्जियों की खेती भी करते हैं, जैसे साग, कमल ककड़ी वगैरह, जिससे अब बहुएं आराम से पेड़ रसोई और तैरते बांस वाले ठंडे ससुराल में आरामदायक तौर से गर्मी में जीवन यापन करने लगती हैं। कितनी गर्मी हो रही है। देवर जी को भी इस गर्मी में ही लव मैरिज करनी थी, ये नहीं कि सर्दी में शादी करते। एक तो ये शादी का घर, ऊपर से ये गर्मी। गर्मी से परेशान शादी के घर में विनीता बाथरूम में बैठकर हाथों से कपड़े धो रही